नमस्कार दोस्तों, फेयर कॉपी के YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा आपसे दोस्तों, एक तारीख थी 19 नवंबर 2023। तारीख से शायद आपको इंसिडेंट्स याद ना आए, पर अगली बात से शायद समझ में आ जाएगा। इस दिन मैच हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें कि इंडिया जो है फाइनल में हार गई थी। पूरा देश, पूरी टीम, रोहित शर्मा एंड द विराट कोहली, एवरीवन वाज वेरी अपसेट। पर आज की तारीख है 29 जून। आज फिर से इंडिया फाइनल में है और हो सकता है कि आज विजेता भी बन जाए। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि उस वक्त तो हम बड़े मायूस थे और आज फिर से मौका आ गया है हमको हमारा जौहर दिखाने का और वर्ल्ड कप जीतने का। और वही मौका आपके साथ भी है कि जो पास्ट में एनटीए का पेपर, यूजीसी का पेपर लीक हुआ, जो कैंसिल हुआ, उसको अब छोड़ दीजिएगा और जो वर्ल्ड कप आपके सामने आने वाला है भविष्य में अगस्त में, उस पर आप पूरा गौर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम समझ लें नोटिफिकेशन कि नोटिफिकेशन क्या है आपका। सबसे पहले दोस्तों आप तारीख देख लीजिएगा। तारीख है दोस्तों यूजीसी नेट की 21 अगस्त से लेकर के आपके 4 सितंबर तक जो है दोस्तों पेपर होने वाले हैं। तो लगभग मैं कहूं आपसे, आज की तारीख से काउंट करूं तो आपके पास 55 अप्रॉक्सीमेटली 50 प्लस डेज जो हैं वो आपके पास हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हैं अपनी पूरी पढ़ाई को फिर से रिस्ट्रक्चर करने के लिए। ठीक है, तो समय की चिंता अपने पास बिल्कुल नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण जो तथ्य आपको पता होना चाहिए वो ये है कि दोस्तों अब होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। हाँ जी, तो अब पहले क्या था, आपने ओएमआर शीट पर ले लिया एक बार उन्होंने, तो अब आप भूल जाइए कि कभी एनटीए ने आपका ओएमआर पर पेपर लिया भी था। अब यह है दोस्तों कि कंप्यूटर बेस पर होगा, जैसा कि पहले से होते आ रहे थे। ठीक है, तो उसको भी आप अब जाने दीजिएगा, बस ध्यान रखिएगा कि अब सीबीटी के माध्यम से आपका पेपर होगा। अब अगर अपन सीबीटी को समझे दोस्तों, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं सीबीटी में। ठीक है, ताकि आप साइकोलॉजिकली मजबूत हो जाओ कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक है जी, अब तक तो हमें यही देना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों समय की। देखिए, आप मानिए, यकीन मानिए दोस्तों कि 150 क्वेश्चंस में गोला भरने में बहुत ज़्यादा वक्त जाता है, सच में जाता है। और जब आप गोला भरते हो तो बड़े कॉन्शियसली भरते हो, और एक बार गोला भर दिया तो फिर आप उसे पलट नहीं सकते। ये समस्याएं होती हैं ओएमआर शीट में। ठीक है जी, वही बात करें कंप्यूटर में, आप 10 बार क्लिक करके उसको 20 बार भी चेंज कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एक सिंगल क्लिक पे आपका गोला भर जाता है, तो समय हमारा बचता है और हम हमारे डिसीजन को रिव्यू भी कर सकते हैं। दूसरी बात कहूं तो मैंने कई स्टूडेंट से बात की थी, तो उन्होंने बताया था सर कि रफ वर्क के लिए हमें पेपर ही नहीं मिले थे, जो पेपर था उसी पर आखिरी के जो 2 पेज दे दिए गए थे हमको, उसी पर हमको रफ करना था। अब जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक अकाउंटेंसी और दी मैथमेटिक्स, ऐसे जो विषय होते हैं, इसमें रफ वर्क बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लगता है। इवन दो आई वुड से दैट कि इन द पेपर 1 जो आपका डीआई होता है, मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग होता है, ये काफी पेपर वर्क आपसे लेते हैं, तो उसके लिए कई सेंटर्स पर पेपर ही नहीं मिले थे। अब सीबीटी में क्या होता है कि कंप्यूटर तो होता ही है, वो आपको अलग से कागज देते हो, जितने कागज आपको मांगना है उतने आप मांग सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इजी हो जाएगा। तीसरी बात करूं दोस्तों एफिशिएंसी की, अब वहां पर क्या होता है, बार बार पन्ना पलटना पड़ता है आपको, यहां पर ऐसी आवश्यकता नहीं होती है। स्क्रीन के कॉर्नर पर आपने देखा होगा कि पूरा आपके जो डेटा है वो आपको प्रेजेंट किया जाता है कि कितने क्वेश्चंस आपने परफॉर्म कर दिए, कौन सा क्वेश्चन आपने परफॉर्म नहीं किया है, तो ये सब चीजें आपको यहां पर मिलती हैं। तो ये सीबीटी का एक बेनिफिट है। थोड़ी समस्या होती है सीबीटी में, वो क्या होती है दोस्तों, सबसे पहली वाली जो है नॉर्मलाइजेशन की। क्यों? क्योंकि सीबीटी हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम सारे बच्चों का एक दिन में पेपर ले सकें। तो फिर क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन की घंटी चालू हो जाती है, जिससे कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बट वो एक अनइंटेंशनल एक्ट है, तो उसको आप पूरा तरीके से छोड़ दीजिए। जैसा कि कई बार मैच में बारिश हो जाती है, डकवर्थ लुईस लग जाता है, तो वैसा ही इस कहानी को आप मानिएगा दोस्तों। ठीक है जी, जो कि हमारे हाथ में नहीं है। दूसरी बात करें कंप्यूटर के साथ, एक समस्या ये होती है कि स्क्रीन टाइम जो है दोस्तों वो आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है। मतलब ये हुआ कि आपको कंप्यूटर पर देखने, बहुत देर तक आप देखते रहते हैं तो आपकी आंखें भी दर्द करने लगती है, थोड़ी सी एफिशिएंसी वहां से लूज हो जाती है। परंतु आजकल की जनरेशन इतना रील्स देख चुकी होती है कि ये भी समस्या उनके सामने नहीं रहती है। तो ये है दोस्तों आपके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स जो मैंने डिस्कस किए हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमको यहां पर करनी है कि आपकी स्ट्रेटजी आने वाली पढ़ाई को लेकर के कैसी होनी चाहिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आखिर तक सुनिएगा। ठीक है जी, मैं अपने अनुभव से नेट जेआरएफ जो मैंने निकाला हुआ है उसके आधार पर इस बात को मैं कह रहा हूं कि बचे हुए दिनों में क्या करना है आपको। सबसे पहले तो
अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा, एक दिन भी ज़ाया मत कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब तक डेट नहीं आती है साइकोलॉजिकली स्टूडेंट तैयार ही नहीं होता कि मैं तैयारी शुरू तो कर दूं, पर पेपर कब होगा यही नहीं पता। अब डेट पता है आपको, तैयारी शुरू कर दो। सबसे पहली कहानी यह है दोस्तों, एमसीक्यू सॉल्व करना फिर से शुरू कर देना है आपको। 50 आपके दिन हैं आपके पास। डेली अगर मैं ज्यादा नहीं कहूं 100 क्वेश्चंस का टारगेट भी आप रखेंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चंस का टारगेट रखेंगे तो आप अप्रॉक्सीमेटली 5000, मैं कम से कम कह रहा हूं, ये 5000 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। और कहां से पूछेगा एनटी, आप मुझे बताइए, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि पीवाईक्यूज जो होंगे, पास्ट परफॉर्म्ड एमसीक्यू, जाहिर सी बात है एक बार पेपर हो चुका है 18 तारीख को, इससे पहले भी तो आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस की होगी ना। अब उनमें क्या करना है पास्ट परफॉर्म्ड एमसीक्यू में, कि जो आपसे नहीं बने थे, जो आपने गलत टिक किए थे या फिर जो आपसे नहीं बन रहे थे, उन्हीं को आप एक बार से रिव्यू कीजिएगा। देखो पढ़ाई में ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, हमेशा एज एस्पिरेंट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपसे क्या बना और आपसे क्या नहीं बना। जो नहीं बना है, अगर आपको ये पता है कि मुझसे क्या नहीं बना, तो एग्जामिनेशन टाइम पर आप उसको दोहरा करके आप अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं खुद के लिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर साथ में आपको सजेस्ट करूंगा मैं कि कुछ न्यू एमसीक्यूज जो अब तक आपने परफॉर्म नहीं किए हैं उन पर भी आप जरूर जाइए, क्योंकि 50 दिन का समय बहुत ज्यादा पर्याप्त होता है। जो कॉन्सेप्ट्स आपने नहीं पढ़े थे आप उसको भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो चीजें आपसे छूट गई थी अब फिर से समय है आपके पास, ठीक है जी। तो ये कहानी हो गई आपकी, जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर मैं पेपर 1 के लिए स्पेशली बात करूं दोस्तों, तो 3-4 चीजें बड़े गौर से देखिएगा आपको। मैं अब ये इस बार में बिल्कुल क्लियर कट हूं, जो मैं पास्ट पेपर मैंने दिए हैं या फिर जो मैं आजकल के पेपर देख रहा हूं। स्टूडेंट के पास केवल नॉलेज ही नहीं, उसके पास रीडिंग स्किल्स होने चाहिए। अगर आप हिंदी में पेपर देते हैं तो हिंदी में अपने रीडिंग स्किल्स डेवलप कीजिए, अगर इंग्लिश में देते हैं तो अखबार पढ़ करके कैसे भी करके अपने रीडिंग स्किल्स को डेवलप जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। अगर आप ज़रा सा भी पेपर पढ़ने में गलती कर देते हैं तो आपको पताया क्वेश्चन, जो पता क्वेश्चन होता है वो भी आप गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने रीडिंग करने में गलती कर दी। तो इस हैबिट को आप डेवलप कीजिएगा। जाहिर सी बात है आपके पूरे स्कोर में 5 से 7 क्वेश्चंस का, 150 की बात कर रहा हूं मैं, 5 से 7 क्वेश्चंस आपके जो हैं रीडिंग स्किल्स डेवलप करने से ही आपके नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है जी, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जीआरएफ निकालने के लिए, या फिर जिसका नेट नहीं निकल रहा है उसका नेट निकलने के लिए। तो पहली चीज़ ये होगी। दूसरी कहानी, आप इंटेंशन समझ लीजिए एनटीए की, यूजीसी की। पेपर 1 मैंने देखे हुए हैं, पहले जो देखे हुए हैं। अब यूजीसी आपको बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट करता है नॉलेज होना। क्यों? क्योंकि इसके बाद आप पीएचडी में जाएंगे, आप प्रोफेसर बनेंगे, तो इन चीज़ों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। वो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो बहुत कम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, वो बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। इसका सबसे अच्छा उपाय ये होता है दोस्तों, एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, वहीं से ये चीज़ें आपकी सुधार हो सकती हैं। तीसरी बात करूं, देखिए एक समस्या जो होती है बच्चों के साथ कि वो इन टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा, कई बार अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप दीजिएगा। इसके बिना आपका जीआरएफ तय है कि नहीं हो सकता। अगर इसमें से एक भी चीज़ आपने गलती की है तो आपका जीआरएफ तय है कि नहीं होगा। जैसे कि डीआई आपको बनना ही बनना चाहिए, अनसीन पैसेज जो आता है ये आपसे बनना ही बनना चाहिए, और मैथ्स रीजनिंग जो है ये आपसे बनना ही बनना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक ना बहुत जनरल टॉपिक हो जाते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, पैसेज तो ठीक है आप पढ़ करके जवाब दे देंगे, परंतु डीआई और मैथ्स है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो वो आपसे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछ सकता जो आपसे नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चंस करके आ सकते हो डीआई के और मैथ्स और रीजनिंग के, पर बाकी जगह पर ऐसा नहीं होता है। आप टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर लीजिए और रिसर्च की बात कर लीजिए, आप कितना ही पढ़ लो पर कुछ टॉपिक ऐसे रह जाते हैं बनी जो आपने नहीं पढ़े हो और वो आपसे पूछ लेता है, नहीं तो किसी विद्वान का नाम पूछ लेगा, वहां पर आप गच्चा खा जाओगे, ठीक है। तो वहां पर नंबर कटने की संभावना होती है, परंतु इन टॉपिक्स में नंबर कटने की संभावना नहीं होती है दोस्तों। तो ये तो हो गई स्ट्रेटेजी। और एमसीक्यू के लिए और आपके पेपर 1 के पेपर के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही आपकी मदद करते रहेंगे पूरे पेपर के लिए। मैं फिर मिलूंगा कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।